नमस्कार, मैं राजेश मिश्रा और आप देख रहे हैं आर वॉइस। आज हम आए हुए हैं मानिक अरोड़ा जी के घर पे और आज हम इनके जीवन से और इनकी बातों से आप सबको रूबरू कराएंगे। उससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के सचिव भी हैं और हम इनसे जानेंगे कि इनके पिछले जीवन के बारे में भी और कैसे इनका पॉलिटिक्स में आगमन हुआ या यूथ को जो ये रिप्रेजेंट करते हैं तो इनको ये जो धारणा इनके अंदर आई ये कैसे आई, क्योंकि आज के डेट में वाजिब सी बात है कि हर इंसान पॉलिटिकली आके या सोसाइटी को इस तरीके से यूथ को रिप्रेजेंट करना या समाज सेवा करना ये सब नहीं कर पाते हैं। तो ये धारणा इनके अंदर कब से बनी, कहाँ से इनको प्रोत्साहन मिली इन चीज़ों के, इन सारी बातों को हम इनसे डिस्कस करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपके कुछ पिछले जीवन के बारे में कि जब आपकी स्टडी रही है, क्योंकि बहुत लोग जानते नहीं हैं, बहुत लोग आपको जानते हैं मानिक अरोड़ा जी हैं जो सोशल वर्क करते हैं या ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के सचिव हैं, ये बहुत लोग जानते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो आपके एजुकेशन के बारे में या आपकी एजुकेशन कहाँ से रही है ये सब सारी चीज़ें नहीं जानते हैं, या आप पॉलिटिक्स में कब से आए, ये सारी चीज़ थोड़ा सा आप हम बताएं आपके एजुकेशन के बारे में। जी देखिए, मेरा जन्म हुआ है कोशांग में। फिर मैंने मेरा जो क्लास 10 तक वहीं पढ़ाई की लोकल्स मेमोरियल स्कूल, वो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल है, पुराना स्कूल है, 100 साल पूरा कर चुके हैं। तो वहाँ से मैंने अपना क्लास 10 ये फिर मैं यहाँ पे आया अपना सिलेबरी कॉलेज में। तब के ज़माने में 11-12 यहाँ होता था कॉलेज में, तो वहाँ पे मैंने अपना 11-12 किया कंप्लीट। फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की कॉमर्स लेके और फिर वो भी यहीं से सिलेबरी कॉलेज ऑफ कॉमर्स है। उसके बाद में 3 साल का मैंने LLB लॉ का कोर्स है, वो मैं जलपाईगुड़ी लॉ कॉलेज से मिल पास। अच्छा, आपने जब LLB किया, ठीक है, तो इसके बाद तो लोगों का फोकस होता है कि हम वकालत को करें या LLM करें, तो आप फिर वहाँ से फिर कैसे मतलब इस तरफ कैसे डायरेक्शन बना आपका? जी देखिए, सच बताए तो आफ्टर माई LLB पास करने के बाद मैंने उनको बोला कि पढ़ाई नहीं करना है, मतलब पढ़ाई में ध्यान नहीं था। तो पापा का मन था कि मैं LLM करूँ, जैसे आप बताएं पापा जज या कोई जुडिशरी में कोई एग्ज़ाम दूँ, लेकिन वैसा हुआ नहीं। फिर मैं 6-7 महीना मैंने प्रैक्टिस भी की, सिलेबरी कोर्ट का मैं राइट मेंबर भी हूँ, तो मैंने प्रैक्टिस भी की, लेकिन कहीं पे वो मन नहीं लग रहा था कुछ। लेकिन आज के ज़माने में अगर देखो तो वो लीगल बैकग्राउंड है बोल के मेरे को ये जो पार्टी या जो पॉलिटिक्स है इसमें मेरे को डेफिनेटली सुविधा मिलता है। मतलब लीगल बैकग्राउंड क्या, मतलब ये जो कह रहे हैं आपकी लीगल बैकग्राउंड रहा आपका, LLB आपने किया हुआ है, आपने प्रैक्टिस भी करी हुई है, तो ये आपको क्या ये पॉलिटिकल चीज़ों में क्या ये सपोर्ट करता है, ये कहना चाहते हैं? जी, आपको समझ में आता है ना कि आपका हक क्या है, क्या आपका क्या मतलब कितने मतलब आपको कितने मतलब क्या दायरे में रहना है, तो आपको समझ में आता है पुलिस के साथ या प्रशासन के साथ, या जब भी आप कोई गरीब आदमी के साथ भी उनका राइट्स क्या अधिकार है, ये सब आपको मालूम चलता है। मेरे को तो लगता है कि सबको, सभी को, सब नागरिकों को थोड़ा बहुत लॉ कानून पढ़ना चाहिए। इतिहास जो भूगोल जो होता है, ज्योग्राफी, ये सब ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत मेरे को लगता है कि लॉ कहीं पे पढ़ाना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने अभी कहा कि सभी नागरिकों को थोड़ा बहुत लॉ की जानकारी, बिल्कुल आप जो अवेयर कर रहे हैं लोगों को हमारे चैनल के थ्रू कि लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हमें हमारा अधिकार पता हो। ये कहीं ना कहीं ये जो आपका एक संदेश है, ये बहुत सटीक संदेश है लोगों को कि अगर हमें हमारे बारे में ही पता नहीं होगा, हमारे तथ्यों के बारे में ही पता नहीं होगा कि हमारा अधिकार क्या है, हमारे राइट्स क्या है, तो हम लड़ नहीं सकते। लेकिन क्या ये ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से आपने डिग्री किया और पर्सन से आपकी जो एजुकेशन रही है वहाँ से भी रही है, तो इसके बाद क्या ये जो तरीका है इस तरीके से कि कानूनी पढ़ाई करने के बाद आप पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हैं, क्या ये जो चीज़ थी पॉलिटिकल, मतलब जो एक दिमाग था कि नहीं कि मैं पॉलिटिक्स करूँ या लोगों की हेल्प करूँ, क्या ये आपकी कॉलेज टाइम से था या LLB के बाद? देखिए, कॉलेज जब मैं सिलवरी कॉलेज में पढ़ रहा था तब वाम मोर्चा का यहाँ पे दबदबा था थोड़ा बंगाल में, तो तब हुलिगेज़म मतलब गुंडागर्दी ये सब ज़्यादा होता था। हम मेरे आसपास जो भी थे, जो GS बने, कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी है, जो पद के लिए लड़ाई होता था, राजनीतिक लड़ाई, तब मैंने कभी लड़ाई नहीं की। मतलब ये जो राजनीतिक पदों के लिए मैं कभी खड़े भी नहीं हुए, लेकिन
वहाँ पे एक चीज़ था कि मैं हमेशा जुड़ा ये लोग से, आसपास मेरे हमेशा पॉलिटिक्स होता, लेकिन कहीं पे मेरे को अच्छा नहीं लगता था क्योंकि हमेशा वहाँ पे मारपीट होता था, एक होता है ना गुंडागर्दी होता था। आपका मत का आप जो सही मतलब मत जहाँ पे आप पॉलिटिक्स करें और गुंडागर्दी हो, मेरे को वो जगह अच्छा नहीं लगता। मेरे को क्लीन पॉलिटिक्स करना है। तो आपको कब से लगा कि आपको अपने आप को पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, या आप कब से इस प्रोफेशन में मतलब पॉलिटिकल जो एक सोशल वर्कर बन के आप उभरे, आज की डेट में आप जो लोगों के सामने उभरे हैं, तो ये कब से आपके अंदर, कहाँ से आपको ये ऐसा दिमाग में कब सेट हुआ, या कहाँ से आपको देख के ऐसा लगा कि नहीं जी मुझे लोगों की सहायता करनी चाहिए और इसके लिए मुझे ज़रूरी है कि मैं पॉलिटिकल कदम उठाऊं, ये बताएं। देखिए 2009 का यहाँ पे नगर निगम चुनाव था, तब मेरे आइडल जिनको मैं फॉलो करता हूँ सुरेंद्र अधिकारी जी तब आए थे यहाँ पे प्रचार के लिए। तब मैं उनके साथ मेरा परिचय हुआ था, फिर उन्होंने मेरे को बुलाया भी। मैं उनके वहाँ पे काथी में मिर्जापुर वहाँ पे मैं गया था और मैं वहाँ पे उनके पास में 4 महीने वहाँ पे मैं रहा भी उनके साथ। तो उनको देख के उनका सब कुछ मतलब कार्य देख के मेरे को लगा कि मेरे को पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए। उन्होंने मेरे को बोला था कि आप मेरे पास रह जाओ, लेकिन मैं बोला भैया ना मेरे को वहाँ सिलगुड़ी जाके राजनीति करना है। तो मेरे को बोला कि तुम कर पाओ, मुझको लगता है कि मेरे साथ रहोगे तो अच्छा लगेगा। मैं बोला मैं भैया मैं जाऊँगा इसलिए। उन्होंने बोला ठीक है करो। तब मैं आके यहाँ पे तो आप जो कहना चाह रहे हैं मानिक जी, वो ये कहना कि शुभेंदु अधिकारी जी हैं, तो वो प्रेरणा बने आपके लिए और उनसे आपको प्रेरणा मिली। जी जी तो मुझे आप ये बताएं कि अभी थोड़ी देर पहले जैसे आपने मुझे बताया कि मुझे गुंडागर्दी वाली पॉलिटिक्स नहीं पसंद है, तो क्या आज की डेट में ये लगता है ये कम हो गया? जी पहले से तो काफ़ी एकदम ही ख़त्म हो चुका है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको एक घटना बता रहा हूँ। कॉलेज के टाइम में मेरा एक दोस्त बंधु या थोड़ा मेरे से सीनियर भी था दोस्त है JP कल्लू, मेरे सीनियर थे क्लास सीनियर कॉलेज में। तो एक बार ऐसा घटना हुआ था, वाम मोर्चे के जो गुंडे लोग थे, कॉलेज के राजनीति देखिए कॉलेज के छात्र लोग तो करते, लेकिन वहाँ पे ये लोग गुंडा लोग ले आके बम चार्ज किए, बंदूक दिखाए और कॉलेज मेरे को मारने आए थे। तो क्या हुआ, कॉलेज के जो मेन जो ये किस हादसा बता रहा है? 96 का बात कर रहा हूँ मैं, तो 1996 का बात कर रहा हूँ। तो JP ये शायद कल्चरल सेक्रेटरी और कुछ थे, मतलब ये जो हम लोग कॉलेज के जो संसद होते हैं उसका मेंबर भी था जी। तो वो मेरे को बचाने आए और उनके ऊपर ये लोग क्या शोट से ऐसे आघात किए कि उनको 21 स्टिच पड़ा तब के ज़माने में। तो तब से वो भी थोड़ा मतलब, तो ये मैं देखा हूँ कि ये लोग कैसे गुंडागर्दी करता था वाम मोर्चा। तो वो आजकल कहाँ होता है बोली, आजकल अगर होता भी तो वो तब भी तब होता है। आदमी थोड़ा एजुकेटेड हो गया और फिर जो पॉलिटिक्स जो है अभी बंगाल में फिर भी पहले से बहुत अच्छा जगह पे है। अच्छा, हमें ये बताएं कि जैसे आज का जनरेशन या हमारे सिलीगुड़ी का जो भी युवा है वो आपको यूथ फेस के नज़रिए से देखता है, आप यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें ये बताएं कि यूथ कैसी पॉलिटिक्स चाहता है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यूथ को चाहिए क्या, विकास, काम चाहिए, नौकरी कहीं से अगर जुगाड़ हो जाए, क्योंकि यूथ पढ़ाई कर रहे हैं, यूथ को चाहिए फ्यूचर। ये यूथ ही तो हमारा भविष्य है देश के, हमारे समाज के। तो यूथ क्या चाहते हैं कि भाई कोई अगर आए, जैसे वो लोग मेरे को अगर पसंद करते हैं, जो मेरे मतलब जो मित्र हैं या मेरे फॉलोअर्स हैं जो चाहते हैं, वो लोग क्या चाहते हैं कि मैं अगर आगे आऊँ तो उन लोग को मालूम है कि मैं क्लीन पॉलिटिक्स करूँगा और विकास का काम करूँगा, और डेफिनेटली जो पॉलिटिक्स से जो देखिए जो गंदा चीज़ है वो मैं निकाल दूँगा, और अच्छे तरीके से सेवा, देखिए सेवा धर्म में मैं विश्वास करता हूँ, तो सेवा करना ही मेरे को लगता है यही पॉलिटिक्स है, मेरा यही सोच है। तो आप लोगों ने देखा कि अभी मानिक जी ने जो भी चीज़ें बताई, जो भी तथ्य बताए, वो काफ़ी बहुत क्लीन बातें थी कि मतलब पॉलिटिक्स में जो चीज़ें इन्होंने बताई, जो युवा आज का डेट का पसंद करता है, क्योंकि ये युवा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आगे भी हम इनसे सवाल पूछेंगे। तो मानिक जी सबसे पहले तो थोड़ा सा और हमें बताएं कि अभी जिस तरीके से आप युवा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और आपको बहुत समय देखा भी गया है सोशल वर्क करते हुए, और अभी जो सिचुएशन चल रहा है कोरोना का इतना बड़ा और ये महामारी जो चल रही है, बहुत लोग हैं जो घर जाना चाहते हैं, या बहुत लोग हैं जहाँ राशन नहीं पहुँच पा रहा,
तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार की सब तक यहाँ सक्षम खड़ी दिखाई आपको? देखिए, हमारे यहाँ पे सबसे जो प्रॉब्लम आज के हमारे भारतवर्ष में, ये आप पूरा भारत में देख लो और बंगाल में भी देख लो, वो है जनसंख्या। हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि आप जितने भी मदद करो, जितने भी आप कुछ करो, इससे हम लोग उभर नहीं पाएंगे, और गरीबी उसका कारण है। और जनसंख्या जब ज़्यादा होते हैं तब आप फैसिलिटीज़ नहीं दे पाओगे सरकार के लिए। तो सरकार, वो केंद्रीय हो या राज्य हो, कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरे को लगता नहीं वो पूरा। आप इस पे सिलीगुड़ी में क्या कहना चाहेंगे? जो सवाल मैंने आपसे किया, मेरा मैं ये जानना था कि सिलीगुड़ी के लिए आप जो अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ अब हम बात जब भारत की कर रहे हैं तो सिलीगुड़ी से बाहर नहीं, तो सिलीगुड़ी में जो सिचुएशन बने हुए हैं कि नहीं, ये प्रॉब्लम तो यहाँ की है, तो इसमें क्योंकि आपको बहुत बार सोशल वर्क करते हुए देखा गया कि युवा है आप, और देश का युवा ही आज का जो सबसे स्ट्रॉन्ग कड़ी है कि आप पॉलिटिकली कह लो, सोशल कह लो, किसी भी तरीके से जब वो चढ़ के मदद करना शुरू करता है या वो जब फेस करता है या सामने आके करना शुरू करता है, तो ये एक बहुत बड़ी एनर्जी की बात होती है। फिर हमें दिखता है कि युवा भी उसी तरीके से लोगों को फील करता है। और क्योंकि हम पहले जब देखते थे कि युवा पॉलिटिकली कभी जुड़ना नहीं चाहता था या कभी इस तरीके का एक माहौल बनाना नहीं चाहता था अपने आसपास में, लेकिन आज का युवा ये कर रहा है और आप युवा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि सिलीगुड़ी में जो ये प्रॉब्लम चल रहा है आज कोरोना को लेकर, तो इस पे आपकी क्या धारणा है और क्या कहना कि सरकार की सब तक आपको सक्षम दिखाई पड़ेगी? ठीक है, सरकार ने अपना काम किया, लेकिन उससे भी अच्छा मैं बोलना चाहूँगा कि सिलीगुड़ी के जो आम जनता है, जो नागरिक है, वो लोग जैसे आगे आए, ये व्यवसायी लोग या जो जन संगठन है और जो NGOs है, यहाँ पे मैं इतना दावे के साथ आपको बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कोई सिलीगुड़ी टाउन या आसपास भूखा आदमी नहीं या कोई परिवार, क्योंकि जो हेल्प जो पहुँचना चाहिए था सबके पास पहुँचे। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, देखिए मुंबई में 100 जो एकदम धनी आदमी है, वो लोग के पास जो मतलब जो कैश रिजर्व है वो है 30 लाख करोड़। लेकिन आप देखिएगा कि जो श्रमिक लोग जो वहाँ पे जो दुर्दशा में है, किसी को कुछ मदद नहीं है, एक दो कर रहे हैं। लेकिन बंगाल में और सिलीगुड़ी का मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे एवरीवन सभी देखिएगा मतलब आगे आए। जो 30 लाख करोड़ की आप बात कर रहे हैं, जी, लेकिन वो आंकड़ा जी दिस द बिलियनर्स, ये लोग बिलियनर्स है हमारे मुंबई में, दे आर द बिलियनर्स। ये एक रफ फिगर बता रहे हैं आप? ये मोरल ये मैं पढ़ा हूँ, और ये मतलब आप अगर यूट्यूब करें या गूगल करिए आपको आ जाएगा। इंडस्ट्रियलिस्ट है वहाँ पे, जो इवन कोई फिल्म स्टार हो सकते हैं, ये लोग मिला के जो 100 जो सबसे धनी है, दे हैव दैट, मतलब ये लोग का जो पैसा है वो आप जो कहना चाहते हैं जनता को कि मतलब एक मोरल ऑफ लेकिन यहाँ पे जी, लेकिन सिलीगुड़ी का मैं बोलूँगा कि यहाँ पे मानवता है। मतलब यहाँ का जो जनता है, जो नागरिक है, वो आगे बढ़ रहा है और वो चाह रहे कि हेल्प करे। आप देखिएगा, आप लोग भी कवर किए होंगे कि यहाँ पे सभी आगे आए हैं, जिनके पास 100 रुपये वो भी कुछ आगे मतलब कुछ दान कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो ये जो मानवता है, वो ये छोटा ही जगह में मैं तो गर्व महसूस करता हूँ कि मैं सिलीगुड़ी से बिलोंग करता हूँ। मैंने खुद किया, लेकिन मैं देखिए सबका तो एक कैपेसिटी होता है। यही सवाल पे आ रहा है मानिक जी कि हमें ये जानना है, क्योंकि जो बहुत बार मैं 2-3 बार बोल चुका कि सोशल वर्क करते हुए देखा गया है, तो आप जरा हमें बताएं हमारे चैनल के माध्यम से भी जनता को कि जो आपने सहायता करवाई है या जो आपके साथ जो लोग खड़े थे, तो आप लोग किस हद तक सफल रहे इस प्रॉब्लम में सहयोग को करने में? देखिए, हम लोग तो मतलब मैं खुद 4000 जो एकदम ही गरीब आदमी है उनको मैं राशन पानी दिया हूँ। फिर इंडिविजुअली भी अभी भी आप अगर नीचे जाएंगे मेरे गोडाउन में देखिएगा, मैं वो 25 किलो का जो चावल का बैग होता है ये भी रखा हूँ। तो मैं जैसे संगठन से यहाँ पे काफ़ी NGOs है जो इवन जो एनिमल लोग के लिए, पशु के लिए देखते हैं, तो मैं उन लोग को भी मैं काफ़ी सहायता कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। लेकिन अभी क्या है कि जो ये महामारी है, इसमें आपको भी सेफ रहना है, मेरे को भी सेफ रखना है। और जैसे अभी ये खुल रहा है मार्केट अभी देखिए लॉकडाउन है, अभी लॉकडाउन के साथ आर्थिक जगह भी हम लोग को देखना पड़ेगा, इसलिए सभी खोल रहे। केंद्रीय सरकार भी बोले और यहाँ पे राज्य सरकार भी बोले कि मार्केट खोलो, ये करो, व्यापार हो, सभी खोल चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि
खैर आपने जो सेवा की है लोगों की एक यूथ होने के नज़रिए से और जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के सचिव होने के नज़रिए से जो आपने लोगों की सहायता की है, जो पर्सनली भी किया है, ये वाकई काबिल तारीफ है और आर्बर्स इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। लेकिन आप ये बताएं, जो आप बात कर रहे हैं कि मार्केट्स खुलने की, तो क्या ये लगता है कि मार्केट्स खुलने से कहीं ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ के सामने आ सकती है? मैं तो पहले आपको बोल चुका हूँ कि हमारे जो यहाँ पे समस्या है भारतवर्ष में, वो मेन है जनसंख्या को लेकर। तो देखिए, ये अभी जो एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि दिसंबर तक हमारे यहाँ 50% ऑफ इंडियंस विल बी अफेक्टेड बाय कोविड। बिल्कुल। तो तभी आपका इम्यून सिस्टम भी बढ़ेगा। मेरे को लगता नहीं कि दिसंबर के पहले कोई वैक्सीन या कोई दवाई निकलेगा इसको इसके मुकाबले करने के लिए। तो मेरे को लगता है ये इसके साथ ही हम लोग को जूझना पड़ेगा और ये हमारे लाइफ के एक अंग बनेंगे। ये जो बिल्कुल, ये बात जो अभी मानिक जी ने बोली है, बिल्कुल सही बात बोली है। और इनके माध्यम से मैं आप लोगों को भी संदेश ये देना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को समझें, कोरोना हमसे अब अनभिज्ञ नहीं रह गया। हमें कोरोना से ही जीना सीखना होगा और कोरोना के साथ ही जीना सीखना होगा। बिल्कुल सही बात ये बोली है। और अभी हमारे बातों के दौरान आपने ये सुना भी कि मानिक जी सामने खुद पर्सनली आके भी लोगों की सहायता कर रहे हैं, करीबन 4000 लोगों की सहायता भी की और आज भी कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि सिलीगुड़ी में एक ऐसा भी इंसान बैठा हुआ है। बाकी जो भी बिजनेसमैन हैं या जो भी लोग हैं जो आपके सहायता कर रहे हैं, आर्बर्स उन सबको सैल्यूट करता है। लेकिन मानिक जी अभी हमें थोड़ा सा और बताएं कि अभी इलेक्शंस भी सामने आने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें भी होने वाली हैं। आप इस नेक्स्ट इलेक्शन को किस नज़रिए से देखते हैं? कौन सा, नगर निगम वाले या विधानसभा? पहले आप नगर निगम। देखिए, इस साल तो मेरे हिसाब से इस साल तो होने वाला नहीं। जो अभी हम लोग जैसे जूझ रहे हैं ये बीमारी से, तो मेरे को लगता है नहीं हम लोग ये परिस्थिति में है कि हम लोग इलेक्शन करवा पाए। और जनता भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी जनता को चाहिए थोड़ा सहायता और इससे उभरने के लिए थोड़ा हम लोग को समय चाहिए। तो मेरे को लगता नहीं है, और ये राजनीति करने का समय भी नहीं है। अभी हम लोग को सब एकजुट रह के सभी बिल्कुल बहुत बड़ी बात बोली है आपने कि अभी राजनीति करने का समय नहीं है और एकजुट रहने का समय है। दूसरा, हमें ये बताएं कि अभी एज ए यूथ, क्योंकि आप यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ और मैं सभी दर्शकों को भी ये बात बताना चाहूँगा कि मानिक अरोड़ा जी तो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के सचिव हैं ही, इसके साथ साथ ये यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत लोगों की सहायता करते हुए भी इनको देखा भी गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है अब आपसे जानना कि आपकी व्यक्तिगत प्लानिंग क्या है, कि क्या आप पॉलिटिकली ही खुद को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जब आपने लॉ करने के बाद पॉलिटिक्स में इंटर किया और आपको ऐसा लगता है कि क्या, सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि क्या आपको लगता है कि सोशल वर्क करने के लिए या लोगों तक सहायता पहुँचाने के लिए क्या पॉलिटिकली इन्वॉल्व होना जरूरी है? देखिए, पॉलिटिक्स अगर आप करते हैं और कई अच्छे जगह में आप पहुंचते हो, कोई मतलब एक होता है ना पॉलिटिकली जगह में, या जो एक प्रशासन में अगर आप कहीं कोई प्रशासनिक रूप में अगर आप कोई कुछ भी काउंसिलर बनो, कहीं पे भी पंचायत का कोई मेंबर बनो या एमएलए एमपी जो भी बनो, तो आपके पास वो क्षमता रहता है कि आप 10 आदमी को और कर दो कुछ। अभी क्या है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी आपका कितना हो, आप एक जन को ही करता हो, 2 जन को करता हो, लेकिन तब आपके क्षमता जो है पावर से आ जाती काफ़ी है। जगह माने कि देखा गया है कि इलेक्शन जीतने के बाद फिर कोई नजर नहीं आता। देखिए, हर जगह पे आप कहीं पे भी पुलिस वाले देख लो, डॉक्टर देख लो, राजनीतिक व्यक्ति देख लो, कहीं पे भी कोई भी वॉक ऑफ लाइफ में देख लो, अच्छा और बुरा लेके ही तभी समाज चल रहा है। अगर सभी बुरे होते हैं तो थोड़े समाज चलेगा। तो समाज जो चल रहा है, ये जो हम लोग का ये जो लाइफ चल रहा है, इसका एक ही कारण है कि बुराई से ज़्यादा अच्छाई है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी धारणा हमें सही लगी, क्योंकि आप जिस तरीके से अभी पॉलिटिक्स भले ही पॉलिटिकली आप हो, लेकिन आप पर्सनली व्यक्तित्व भी आपका रखते हो और आप लोगों की परेशानियों को फील करते हो। तो ज़रा आप हमें ये भी बताएं हमारे चैनल के माध्यम से कि आपको, अगर आप बात करें कि मानिक अरोड़ा जी, कि मानिक अरोड़ा जी को आगे यूथ, सिलीगुड़ी का यूथ किस तरीके से देख सकता है, ये जरा आप हमें बताएं। देखिए, ये तो देखिए, जनता राजनेता बनाए, पार्टी आपको पद दे सकता है, जैसे मेरे पद में बहुत जन है, कल पद रहे ना रहे, लेकिन
जनता आपको नेता बने। बिल्कुल सही बात कही, लेकिन एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा मैं पूछूंगा कि अगर पद ना रहे तो क्या मानिक अरोड़ा जी जो आज हैं वो पद भी रहेंगे? जी वो तो देखिए दल पद ये सब तो आता जाता रहेगा, लेकिन जो व्यक्तिगत रूप से जो मैं हूँ वो तो मैं नहीं बदलूंगा ना, जो मैं हूँ वही तो रहूँगा। मतलब सिलीगुड़ी के यूथ बेफिक्र रहे कि अगर मानिक अरोड़ा जी का अगर पद नहीं भी रहता, बाय द वे भगवान करे कि रहे, लेकिन अगर नहीं भी रहता तो मानिक अरोड़ा जी जैसे आज खड़े हैं वैसे उनके साथ कल भी खड़े हैं। हम 100% उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। देखिए ये जो मैं सोशल वर्क ये जो मैं करता हूँ या जो मैं कोशिश करता हूँ, इसका एक ही कारण है कि बचपन में मैंने देखा मेरे मम्मी को, तो उनसे मेरे को मतलब प्रेरणा मिली कि मैं ऐसे कुछ करो, क्योंकि बचपन में मैंने देखा कि हम लोग के देखिए हम लोग पहले बहुत और अभी भी मिडिल क्लास से बिलोंग करते, लेकिन तब हमारे पास उतना पैसे भी नहीं थे, तब भी मैं देखता था मेरे मम्मी को हमेशा कुछ ना कुछ करते। तो ये मेरे अंदर में आया। आज का डेट में भी जो भी मैं सोशल काम करता हूँ उनका एक बड़ा सहयोग रहता है, आर्थिक रूप से ही हो या मेरे आसपास मतलब होता है ना, मेरे को इंकरेजमेंट दे के, तो मेरे को लगता नहीं मैं बदलूंगा, मैं जैसा हूँ ऐसे ही रहूँगा। और आने वाले दिनों में सिलीगुड़ी के लिए मेरा बहुत कुछ सपना है, देखते हैं क्या होता है। तो क्या हमें ये थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि हमने बहुत सारा सुना है आपके बारे में कि आप, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशली आप बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प भी कर रहे हो, और आप ऑल इंडिया कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट जनरल राजनीति डिस्ट्रिक्ट के आप सचिव भी हैं। तो फ्यूचर में आपकी प्लानिंग क्या है कि पॉलिटिक्स को का दामन थाम के ही आगे बढ़ना है, और अगर बढ़ना है तो आप अपने आप को आगे कहाँ देखना चाहते हैं, या किस तरीके से लोगों के सामने आप? जी देखिए पॉलिटिक्स तो मेरे को करना है, ये मेरे को अच्छा भी लगता है, ये मेरे को लगता है कि ये मेरा चीज़ है, मैं कर पाऊँगा जी। और अब जैसे आप बोले कि आगे मैं कहाँ अपने आप को देखना चाहूँ, सबका एक सपना है, मेरा भी सपना है, वो बोलने की मैंने सपना बोलना नहीं चाहिए, सपना को मतलब साकार के लिए मतलब आपको जो करना है आपकी हंसी में ये राज छुपा हुआ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मानिक अरोड़ा जी लोगों के सामने अपने आप को जो लाना चाहते हैं वो आपकी हंसी में दिख रहा है, आपके कॉन्फिडेंस में दिख रहा है। तो आपको किस हद तक खैर मैं उस चीज़ को नहीं कहूँगा कि आप कहें अपने जो भी आप जिस तरीके से देखना चाहते हैं, लेकिन ये जरूर बताएं कि आगे सिलीगुड़ी में जो यूथ की बात हम करते हैं हमेशा कि जी यूथ है, और यूथ एक बहुत बड़ा पिलर है कि हर चीज़ में उनकी बहुत बड़ी जो कहते हैं कि एक भागीदारी रहती है, और आज का यूथ इसको निभा भी रहा है। और जैसे आप यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप अभी आगे आने वाले समय में सिलीगुड़ी में ऐसे क्या बदलाव आप देखना चाहेंगे अपनी नज़र पे? अगर आपको लगता है कि ऐसे क्या चीज़ें जिसको बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि जब आपने बात की कि जब आपने बात की जॉब के काम के बारे में कि हमारे पास काम नहीं है, एक ये भी एक रीज़न है गरीबी का क्योंकि हमारे पास काम नहीं है, तो आप क्या देखते हैं सिलीगुड़ी में क्या जरूरत है बदलाव करने की? देखिए सिलीगुड़ी एज अ ये जो शहर है ये बहुत अनप्लान्ड है, तो मैं फर्स्ट थिंग अगर कभी मैं वो जगह में आऊँ जहाँ मैं कुछ कर पाऊँ राजनीतिक रूप से या कोई प्रशासनिक रूप से, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि यहाँ पे एक मॉडर्न सिटी का एक लुक दिया जाए। जैसे देखिए हम लोग के यहाँ पे आप देखेंगे कि बाहर जाने से रास्ते में देखिएगा जो ओवरहेड केबल्स है, वो इलेक्ट्रिसिटी का हो, वो अपना टेलीफोन लाइन का हो, या कोई देखिएगा आजकल जो ये नेट का हो या जो भी हो, ये मैं चाहूँगा ये सब अंडरग्राउंड हो। क्योंकि मैं बहुत तो मैं घुमा नहीं हूँ, लेकिन एक दो बार मैं यूरोप गया हूँ और मैं देखा हूँ कि वहाँ पे जो अधिकतम शहर है वहाँ पे सब में अंडरग्राउंड है, स्वेज अंडरग्राउंड है। जैसे हम लोग का ये जो देखिए नाला जो देखते हैं हम लोग बाहर के, बहुत रिस्की भी, और ये कोई इसका कोई मतलब एक हम लोग जब 21st सेंचुरी में है तो कुछ मॉडर्न चीज़ तो होना चाहिए, तो ये अंडरग्राउंड होना चाहिए, स्वेज, ये जो ओवरहेड केबल्स। तो कभी अगर मैं वो जगह पे आऊँ या कहीं पे मैं कर सकूँ तो मैं ये सब तो देखूँगा। ये तो खैर आपने एक सेफ्टी के रीजन से ये चीज़ें बताई, लेकिन क्या सिलीगुड़ी में जो हम बात करते हैं काम की, क्या अभी युवा के पास वो सफिशिएंट काम है? क्या लगता है? देखिए सफिशिएंट काम तो पूरा इंडिया में है,
क्योंकि मैंने बोला तो सबसे पहले मैं चाहूँगा, आग्रह करूँगा कि केंद्रीय सरकार इतने सारे जब बिल्स लेके आ रहे हैं तो एक पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेके आए। हम तो हमारे बहुत पहले भी आ चुका है ना, पॉपुलेशन बिल कहाँ है? बात तो हुई है ना हुई है लेकिन कुछ किए नहीं। तो मैं चाहूँगा, आग्रह करूँगा कि जब भी अब ये पार्लियामेंट बैठे सबसे पहले ये बिल आ जाए, क्योंकि हम लोग को यहाँ दिक्कत अभी देखिए, आप कुछ भी न्यूज़पेपर खोलिए देखिए, श्रमिक लोग अच्छा नहीं लगता, गरीब लोग इतना मतलब दुखी है, तो गरीब और गरीब हो रहा है। इसका कारण ये कि पढ़ाई नहीं हो रहा है। देखिए ये लोग मतलब एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं इनको, तो कहीं पे हम लोग को ये जनसंख्या हम लोग को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब उसके बाद ही देश बढ़िया बने। ये लगता है कि अगर हम जनसंख्या पे कंट्रोल कर पाए तो देश, ये बिल्कुल आपकी धारणा सही है। और जो आप बात कर रहे हैं कि हम दो हमारे दो की बात होनी चाहिए, एक होना चाहिए, बिल्कुल ये हम लोग हमारे तभी दुनिया बढ़ेगा। बिल्कुल आपकी बात सही है ये। खैर लेकिन अभी हमारी जो देश की परिस्थिति है, अगर हम दो हमारे दो हों तो ही बहुत बड़ी बात है। ये आपने बहुत बड़ी बात रखी है और हम चाहेंगे कि हमारा चैनल के थ्रू ये मैसेज आपका पहुँचे कि इसके बारे में कोई बात हो, संसद में, पार्लियामेंट में इसके बारे में बात हो। लेकिन क्या आप कोई संदेश देना चाहेंगे सिलीगुड़ी की जनता को कि जिस तरीके से आप लोगों की सहायता कर रहे हैं और जो लोग सक्षम हैं वो करें, या आप क्या ऐसा संदेश है जो एक युवा होने के नाते युवा पीढ़ी को देना चाहेंगे, वो आप जरूर बताएं। देखिए यहाँ पे जो सक्षम है वो लोग कर रहे हैं, ये तो एक बढ़िया बात है। सिलीगुड़ी मैं खुद ही बोला हूँ कि मेरे को गर्व महसूस होता है कि मैं इस शहर का एक बासिंदा और एक नागरिक। और राह की क्या संदेश देना चाहूँगा, देखिए सब मिलकर रहे, ये हमारे जगह है। देखिए यहाँ पे जो सिलीगुड़ी के जो नागरिक हैं ज़्यादातर यहाँ के नहीं, मतलब मैं बोलना चाहूँगा कि हम लोग सब सेटल किए हैं यहाँ पे। वो मैं हूँ, कोई भी जो बंगाली भी है, बहुत सारे देखिए बांग्लादेश से हैं, नेपाली लोग भी बाहर से आए, जो भी पंजाबी बिहारी जो भी हमारे यहाँ पे देखिए एक कॉस्मोपॉलिटन नेचर है सिलीगुड़ी में, सब जाति धर्म के आदमी यहाँ पे रहते हैं। और ये सबसे मेरे को ये चीज़ ही सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कि हम लोग शांति में भी यहाँ पे देखिए कभी बोलना नहीं चाहिए टचवुड कि कहीं दंगा नहीं होता है, कुछ देखिए कहीं पे भी झमेला हो, लेकिन सिलीगुड़ी मैं आपकी इन बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि सिलीगुड़ी में शांति बहुत जी। और कोई भी आके यहाँ पे अपना रोजी रोटी कमा सकते हैं। आप देखिएगा कोई मॉल्स चले जाए, कहीं पे चले जाए, देखिएगा भिन्न धर्म के भिन्न राज्य के भी यहाँ पे काम करते हैं बच्चे लोग, लड़का लड़की लोग सभी। तो यहाँ पे काम का कोई कमी नहीं है। और यहाँ पे जो हम लोग का जो लोकल लड़का लोग हैं वो लोग भी अभी देखिएगा सभी कोई प्राइवेट फर्म, अब देखिए सरकारी काम तो उतना है नहीं, लेकिन प्राइवेट फर्म्स अभी कई कंपनीज आ रहे हैं, बैंक्स आ रहे हैं, तो सभी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये अच्छा चीज़ है। पहले मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो अड्डा ज़्यादा होता था, मोड़ मोड़ में अड्डा, गुंडागर्दी, ये बहुत कम हो चुका है। अभी सभी को मालूम है कि भाई पैसा कमाना है, अपना लाइफ गुजारना है, बढ़िया से गुजारना है। तो ये एक चीज़ पॉजिटिव एक सकारात्मक सोच आया है यहाँ पे सोसाइटी। तो ये एक मेरे को अच्छा लगा। बिल्कुल सही बात आपने कहा। एक हम चाहेंगे एक संदेश जरूर आप अपने माध्यम से हमारे यूथ को दें। जी मैं ROS के सारे दर्शकों में यही बोलना चाहूँगा कि अभी जो ये महामारी चल रहा है इसमें आप सेफ रहिए। हमारे जो सरकार वो केंद्र को या राज्य को जो उन्होंने जो वार्ता दे रहे हैं, जो जैसे सिस्टम्स लागू कर रहे हैं उसका पालन कीजिए, मास्क व्यवहार कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग जितना हो उतना मेंटेन कीजिए। और जैसे हम लोग सबका सहयोग भी करें, जिनको जो सक्षम है थोड़ा सहयोग करें और देश के लिए सोचे। अभी समय देखिए चाइना हम लोग के पीछे पड़े हैं, यहाँ पे नेपाल में भी थोड़ा झमेला चल रहा है, तो हम लोग को यूनाइटेड रहना पड़ेगा, एकजुट होकर रहना पड़ेगा। भारतीय होना हम लोग को गर्व होना चाहिए। और रहा सिलीगुड़ी वासी को मैं नहीं बोलूँगा कि आई एम रियली हैप्पी, और मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं सिलीगुड़ी वासी हूँ, क्योंकि इतना अच्छा शहर है ये सबके, और हम लोग सब सुख शांति में रहे, यही मैं प्रार्थना करूँगा। बिल्कुल, आज आप लोगों ने देखा कि मानिक अरोड़ा जी हमारे साथ थे और हमारे हर सवाल का जवाब बड़ी सरलता और सजगता से इन्होंने दिया, और इनके बीते जीवन के बारे में, इनकी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, कहाँ से पॉलिटिक्स में बताना इनको मिली, ये सारी चीज़ें हमने इनके बारे में जानी। और इनके चेहरे की कॉन्फिडेंस लेवल, हंसी ये भी बता रही है कि सिलीगुड़ी
में रह के इनको कितनी खुशी है और ये सिलीगुड़ी के लोगों को कितना इनके दिल में उनके लिए प्यार है और उनको ये खुद महसूस भी करते हैं, तो ही यहाँ के गरीबों की सहायता भी करते हैं। तो आज हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम भी आज इनके साथ बैठ के इनके घर पे और हम इनसे बातचीत की, और इसके लिए RWS की तरफ से इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ मैं इस चीज़ के लिए कि ये जैसे सोशल वर्क कर रहे हैं और लोगों की सहायता कर रहे हैं। मैं राजेश मिश्रा, देखते रहिए RWS, कैमरामैन सुमित जी के साथ।